नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि सल्तनत कालीन है, यानी दिल्ली राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। और इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई है सल्तनत कालीन से। जो पहला वीडियो बनाया गया है वो गुलाम वंश था, और ये उसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाया गया था खिलजी वंश का, और ये जो तीसरा वीडियो आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश। तो आज जो है इस तुगलक वंश के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो के दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज इस तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुगलक वंश का जो शासन काल है और किन किन शासकों के द्वारा इस राज्य व्यवस्था यानी तुगलक वंश को क्रियान्वित किया गया था, तो इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो ये सल्तनत काल का इस तुगलक वंश का जो महत्वपूर्ण जो शासन का जो महत्वपूर्ण समय है वो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी तुगलक वंश जो है इसका शासनकाल जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है। अब इसमें जो है सबसे पहले इसके संस्थापक जो कि गाजी मलिक के नाम से जानते थे, और उसका जो नाम जो वास्तविक नाम था गयासुद्दीन तुगलक था। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी तुगलक वंश के जो संस्थापक जिसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहते थे, तो इनके द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है किस प्रकार से हुआ गया है तो इसके बारे में जानते हैं। यानी 5 सितंबर 1320 ईस्वी को, तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को जो है खुसरो खां को पराजित करके, यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 5 सितंबर 1320 ईस्वी को जो है खुसरो खां को पराजित करने के बाद और 3 दिन बाद यानी 8 सितंबर 1320 ईस्वी की जो है ये मतलब 8 सितंबर 1320 ईस्वी की जो है ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करते हैं, और उसके बाद 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जो है गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठते हैं। इस प्रकार से ये अपने शासनकाल में जो है 29 मंगोल आक्रमण को इन्होंने जो है विफल किया, यानी मंगोलों के द्वारा 29 बार जो है ये आक्रमण किया गया था, लेकिन इन आक्रमणों को जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा विफल कर दिया गया था। इसके बाद जो है आगे इस सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया गया था, यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है सिंचाई व्यवस्था में कुओं और नहरों का निर्माण करवाया गया था। और इसके बाद जो है आगे कि हिंदुओं के प्रति उदारता, यानी हिंदुओं के प्रति उदारता जो है इसके पास था, किसके पास? गयासुद्दीन तुगलक के पास। और इसी प्रकार से जो है एक श्रेष्ठ डाक व्यवस्था का स्थापित, यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एक श्रेष्ठ डाक व्यवस्था का स्थापना या स्थापित करवाया गया था। उसके बाद जो है इन्होंने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम के एक नगर की स्थापना करवाई गई थी, यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एक दिल्ली के समीप गयासुद्दीन तुगलक के जो द्वारा है दिल्ली के समीप किसका एक तुगलकाबाद नाम के एक शहर का जो है स्थापना किया गया था। इसी प्रकार से जो है ये अपने शासनकाल में इस प्रकार के जो कार्य कराए गए थे। और अब जो है इनकी मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में, यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के दौरान ये जो है जूना खां द्वारा लकड़ी का एक निर्मित महल में जो है फंसकर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके और 8 सितंबर को ये सिंहासन पर बैठते हैं, और इनकी जो मृत्यु है 1325 ईस्वी में जो है जूना खां के द्वारा निर्मित एक लकड़ी के महल में फंसकर जो है बंगाल अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनकी मृत्यु के पश्चात जो है अगला शासक होते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल चलता है जो 1325 ईस्वी से
शुरू होती है। तो 1325 ईस्वी में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। अब आगे जो है मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं। यानी मध्यकालीन के जो है सुल्तानों में, यानी मध्यकालीन में जितने भी सुल्तान हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित और योग्य व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा, यानी सल्तनत कालीन यानी जो जितने भी सुल्तान हुए थे उनमें से सर्वाधिक जो है शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद जो है इनकी सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्य और सुख के प्रति उपेक्षा, सौपनशील और पागल, रिक्त, पिपासु इनको कहा जाता था। तो ये भले ही मतलब योग्य व्यक्ति थे, शिक्षित और विद्वान थे, लेकिन ये जो है ये सनक भरी योजनाएं यानी किसी प्रकार की योजना है एकदम से मतलब चालू कर देना, क्रूर कृत्य मतलब बहुत क्रोधित होना, और सुख के प्रति उपेक्षा और सौपनशील, पागल, रक्त, पिपासु, इस प्रकार से जो है इनकी जो आदत थी और इस प्रकार से ये कार्य करते थे। अब जो है आगे कि ये जो है इनकी जो है राजधानी दिल्ली से देवागिरी था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया था और ये दिल्ली से देवागिरी में कर दिया था। और इन्होंने जो है कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई थी, जिसको जो है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि यानी कर का जो वृद्धि यानी कर बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार सांकेतिक मुद्रा का जो है ये प्रचलन करवाए थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन करवाया गया था। इसी प्रकार जो है खुरासान एवं किराचिल अभियान इनके द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से ये अपना योजनाएं बना करके जो है अपने राज्य व्यवस्था को चलाते थे। और आगे जो है ये इब्न बतूता यानी अफ्रीकी का एक मोरक्को शहर है, अफ्रीकी में यानी अफ्रीकी में एक मोरक्को शहर है, वहाँ से एक आता है इब्न बतूता। ये 1333 ईस्वी में भारत आते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत में आते हैं। और इनको जो है अपने राज दरबार में काजी नियुक्त कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर, यानी 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजदूत बनाकर इनको जो है चीन भेज दिया जाता है। ये चीन भेजने के बाद जो है और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है सिंहासन पर बैठते हैं, तो जिसका जो राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी को होता है। तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक होता है 20 मार्च 1351 ईस्वी को, तो जिस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है 24 कष्टदायक करों को लागू किया गया था या उनके शासनकाल में चलता था, तो उनको जो है समाप्त करके जो है फिरोज शाह तुगलक मुख्यतः 4 प्रकार के जो कर हैं उनको लागू किया गया था। तो उनमें से 4 कर कौन कौन से हैं? तो वो हैं सबसे पहले खराल, उसके बाद खुम्स, उसके बाद जजिया और जकात। तो वो 4 जो हैं खराल, खुम्स, जजिया और जकात, इस प्रकार से जो है 24 करों को समाप्त कर 4 कर को जो है इन्होंने लागू किया था। इसके बाद जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था। दोस्तों याद रखिएगा, यानी फिरोज शाह तुगलक है 24 कर को समाप्त कर 4 कर को लागू किया गया था और ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने वाला ये प्रथम मुसलमान था। इस प्रकार से इन्होंने सैन्य पद का जो है वंशानुगत बना दिया था, यानी इनके शासनकाल में जो भी सैन्य की पद होती थी, यानी उनके पिताजी सैन्य पद में हैं तो उन्हीं पद में जो है उनके पुत्र भी होते थे, यानी एक वंश से दूसरे वंश तक जो है शासन इनके शासन व्यवस्था में जो है सैन्य पद का जो पद है वो एक वंश से दूसरे पद तक चलता था। तो इस प्रकार से ये जो है सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया गया था।
इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक का जो है मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। तो याद रखिएगा, यानी फिरोज शाह तुगलक 20 मार्च 1351 ईस्वी को ये शासन का जो बागडोर संभालते हैं और उसके बाद 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है अंतिम जो शासक यानी चौथा नंबर का जो शासक है नसरुद्दीन महमूद तुगलक है, ये इस तुगलक वंश का अंतिम शासक होते हैं और इन्होंने जो है अंतिम शासक होते हैं और ये जो है इनका जो शासन है यानी 1412 या 1414 ईस्वी तक इनका जो शासन काल चलता है। तो ये जो है 1388 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इनका शासन काल चलता है। तो इसमें जो है ये अंतिम शासक होते हैं और तैमूर लंग 1358 ईस्वी में आक्रमण, जिस समय जो है नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है शासन संभालते हैं या शासक रहते हैं, उस समय जो है तैमूर लंग जो है 1398 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। उसके बाद ये जो है इनकी जो शासन व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से जो है इनके जो शासन है दिल्ली से लेकर पालम तक ही सिमट गया। तो इस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी यदि वीडियो या कुछ स्टेटमेंट आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस हुनर कोचिंग क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद।